हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम जो एनसीईआरटी के प्रमेय 6.2 है उसके बारे में बताने वाला हूं। थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा तरीका बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको थेल्स प्रमेय के विलोम को समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम। दोस्तों, जैसा कि थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पे आपको हो रहा होगा, जो एनसीईआरटी के प्रमेय 6.2 में है। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय क्या कहा दोस्तों कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उसके दो भुजाओं को यदि एक रेखा विभाजित करती है इस प्रकार से, अगर दोनों भुजाओं का अनुपात अगर समान अनुपात में है तो वह तीसरी भुजा की समानुपात बराबर होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है। सॉरी, तीसरी भुजा क्या होता है? समांतर। यानी कि मान लीजिए कि यह एक कोई त्रिभुज है जिसमें क्या करा है, एक भुजा यदि इसके समांतर है तो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये आपको समानुपाती है। तो सिद्ध करना है आपको कि यह जो भुजा खींचा गया था जिसने दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया था, यह भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यानी इन दोनों को अगर प्रतिच्छेद किया है तो इसके समांतर होगी। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि डीई जो है ना बीसी के समांतर होगा। यही आपको थेल्स प्रमेय के विलोम में आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को आसानी से सिद्ध कर पाते हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में, और कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको ये सिद्ध करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है को लिख लेते हैं, क्या सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने जो सवाल में दिया हुआ था उसको लिख लिया है। और सवाल में क्या दिया था कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो सिद्ध कीजिए कि डी बीसी के समानांतर होगा। ठीक है, तो ये आपको अनुपात यहाँ पे समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये आपको दिया हुआ। तो सिद्ध करना है कि डीई जो रेखा देख रहे हैं ना, डीई ये बीसी के समानांतर है, ये सिद्ध करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों है वास्तव में डीई ही बीसी के समानांतर है, लेकिन ऐसे सिर्फ कह देंगे कि डीई बीसी के समानांतर है चित्र से, तो ऐसे तो आपको नंबर दे नहीं सकता। इसको आपको प्रमाण करके दिखाना पड़ता है कि कैसे डीई बीसी के समानांतर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डीई नहीं बल्कि दूसरा कोई समानांतर है। जब हमारा दूसरा गलत हो जाएगा इसका मतलब जरूर पहले समानांतर है। ठीक उसी चीज को हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, यदि संभव हो तो, ठीक है, यदि यदि संभव हो तो माना कि डीई बीसी के समांतर नहीं है, डीई बीसी के समानांतर नहीं है, बल्कि डीएफ बीसी के समांतर है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, उल्टा माना है। मान लेते हैं अगर डी तो आपको सीधी करना है, तो मान लेते हैं कि डी समानांतर नहीं है बल्कि डीएफ समानांतर है। ठीक है, डीएफ समानांतर है, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या किया रचना में कि डीएफ समानांतर बीसी खींच लिया। ठीक है, हमने क्या किया, डीएफ समानांतर बीसी खींच लिया, या इसी चीज को डीएफ समानांतर, इसी चीज को आप लिख सकते हैं। अगर इतना बात नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, हमने रचना में क्या किया कि डीएफ समानांतर बीसी खींचा। अगर आप सिंगल बात इतना भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएफ समानांतर बीसी खींचा है मानकर। ठीक है, हमने माना कि डीएफ समानांतर बीसी है, कोई दिक्कत। अब देखिए प्रमाण में क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या है कि रचना त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि डीएफ समानांतर बीसी है।
कथी से, रचना से है ना। तो डी एफ समानांतर बी सी, कहां से, रचना से। मैंने रचना से अभी मान लिया है कि डी एफ समानांतर बी सी है, ठीक है। तो रचना से आपका हो गया डी एफ समानांतर बी सी, इसीलिए हम थेल्स पर में लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपको समांतर रेखा पता हो तो थेल्स पर में क्या बताता है कि भुजाएं समानुपाती होंगी ना। तो हम इसीलिए थेल्स प्रमेय से लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय से, या इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसी का दूसरा नाम भी है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कहिए, या आपको सिर्फ थेल्स प्रमेय से कहिए। तो थेल्स प्रमेय क्या बताता है, यदि कोई समांतर रेखा खींची गई है तो अन्य दो भुजाएं को बराबर अनुपात में बांट देगी। तो हमने क्या किया है कि डीएफ समानांतर अगर बीसी किया है तो ये टुकड़ी बट्टा में ई टुकड़ी और ये टुकड़ी बट्टा में ये टुकड़ी, भुजाएं समानुपातिक कर देगी टुकड़ा टुकड़ा में, यानी कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए एफ बट्टे एफ सी, एफ बट्टे एफ सी कर देगा ना। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए दोस्तों, लेकिन आपको दिया क्या है कि त्रिभुज अपने, जब हम उल्टा माने थे तो हमारा ये आया समीकरण 1, लेकिन आपको सही में त्रिभुज में दिया, एबीसी त्रिभुज में क्या कौन सी बट्टा कौन सी दिया हुआ है, एडी बट्टा बी डी और ए बट्टा सी दिया हुआ है। लेकिन एडी बट्टा डीबी बराबर किसके दिया हुआ है, ए बट्टे एसी के दिया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपको किताब में ही दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपको देखना है। एलएचएस जब बराबर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए ध्यान से। जब एलएचएस बराबर है एडी बट्टे डीबी या बीडी, ठीक है, तो क्या इधर वाला बराबर है, तो क्या इधर वाला बराबर नहीं होगा, जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए एफ बट्टा एफ सी बराबर ए बट्टा ई सी होगा ना, होगा। इसको आप चाहे तो समीकरण 3 भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आ गया हमको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी मैंने बराबर कर दिया, तो इतना रिजल्ट आया। अब इसके हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ +1 जोड़ने पर अब इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 3 के दोनों ओर +1 जोड़ने पर, +1 क्या करेंगे दोस्तों, +1 जोड़ने पर, ठीक है। तो +1 जब जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए +1 जोड़िएगा तो ए एफ बट्टा एफ सी +1 होगा बराबर ए बट्टे ई सी +1 होगा ना। दोनों तरफ मैंने क्या किया कि +1 जोड़ा है, ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नहीं कुछ है तो बट्टा में आप इसके 1 ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो बट्टा में एक ले सकते हैं। देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया ना,
भिन्न का जोड़ हो गया। तो बताइए एक और एफ सी का लघुत्तम लीजिएगा तो एफ सी होगा, और इससे इसमें भाग दीजिएगा, भागफल एक को एफ से गुना कीजिएगा तो ए एफ ही रहेगा, प्लस इससे इसमें भाग दीजिएगा एफ सी बेर में लगेगा और एफ सी को 1 से गुना करिएगा तो एफ सी होगा। कोई दिक्कत? बराबर इधर भी वही बात है, ई सी का लॉसा लीजिएगा तो ई सी होगा और इधर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। कोई दिक्कत? इतना होगा ना। अब इसी को जब आगे बढ़ाइएगा तो ए एफ जोड़ सी एफ, ए एफ जोड़ सी एफ, गौर से देखिए ए एफ टुकड़ी ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां से लेके यहां तक ए एफ जोड़ एफ सी, यानी कि ये टुकड़ी और जोड़ ये टुकड़ी। गौर से देखिए तो क्या पूरा ए सी नहीं होगा? होगा ना। ये दोनों टुकड़ी एसी का तो ही भाग है ना। क्या हम दोनों के जगह पर एसी लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। अब बट्टा में रहेगा हमारा एफ सी बराबर, इधर देखिए ए ई जोड़ सी ई या ई सी, ए ई ये वाला टुकड़ी देख रहे हैं ना, ये वाला टुकड़ी, ठीक है, ए ई जोड़ सी ई ये वाला या ई सी ये वाला। तो ये भी तो बताइए ये टुकड़ी और यहां से लेके यहां तक ये टुकड़ी, ये इतना बड़ा ये और इतना बड़ा ये, तभी तो ये एसीए के बराबर है ना, यानी कि ई भी एसीए के बराबर हो गया। अब बट्टा में हो गया आपका कितना, सीई चाहे ई सी, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ अगर बराबर बराबर है, वही चीज सेम है, तो उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर एसी से एसी आप गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या बचा? तो एसी और एसी को जब आप गायब कर दिए तो बचा क्या? सो देखिए, इसीलिए आपको एफ सी बराबर ईसी कितना मिला? एफ सी बराबर ईसी। एफ सी बराबर ईसी का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको वहां पर कितना आया है, एफ सी बराबर ईसी, एफ सी बराबर एफ सी, यानी कि देखिए एफ सी ये वाला टुकड़ा हुआ ना एफ सी, ठीक है, चित्र में देख रहे होंगे कि एफ सी यानी कि यहां से लेके ये वाला टुकड़ा, और एफ सी बराबर कर रहा है सी ई यानी ये वाला टुकड़ा। आप चित्र से देख के बता सकते हैं क्या दोस्तों कि ये दोनों टुकड़ा बराबर है? कभी बराबर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर क्या आया हमारा रिजल्ट निकल के कि बराबर है। तो ये बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ये बड़ा टुकड़ा और ये छोटा टुकड़ा है, तो कभी बराबर होगा नहीं होगा। ऐसा इसलिए आया हमको बराबर क्योंकि हम गलत माने थे, इसीलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये बराबर होगा कब? जब एफ वाला धीरे धीरे घिसकते घिसकते ई पर चलाएगा, तभी नहीं दोनों सी एफ और सी ई दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये बिंदु यहां पर स्थित होगा, जब ये बिंदु यहां पर स्थित हो जाएगा तब तो डी के बराबर हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि डी ही हर हाल में जो है आपका बीसी के समानांतर होगा, ठीक है, न कि डी एफ समानांतर होगा, डी एफ, ठीक है, जो संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब एफ बिंदु ई पर, जब एफ बिंदु ई पर स्थित होगा। और देखिए दोस्तों, जब एफ ई पर आ जाएगा तो डी के बराबर ही हो जाएगा ना। जब ई पर आ जाएगा तो डी ही हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां जगह कम है तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि डीई ही बीसी के समांतर होगा, अर्थात डीई समानांतर बीसी होगा प्रमाणित। डीई समानांतर बीसी होगा प्रमाणित। समझ पा रहे हैं बात को? डीई समानांतर बीसी हो क्या हो जाएगा आपका
प्रमाणित हो जाएगा। क्लियर? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ पाए होंगे, ठीक है? और समझ पाए हैं तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप आसानी से नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में हमेशा काम दे और इसको आप सुरक्षित रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको होगा ये फायदा कि अगर हम कोई भी वीडियो आपके लिए अगर बनाते हैं अच्छे अच्छे वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है?